मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है कि हम अमाइंस की एनसीईआरटी कर रहे थे, तो मैं अब आपको उसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो लेट अस सी आपकी बुक में बेटा यहाँ ना जो क्वेश्चन है उनके सब पार्ट्स हैं तो काफ़ी सारे, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है, तो आपने बड़े ध्यान से देखना है इसको। इसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा है हमसे, तो लेट अस सी क्या बोल रहा है। तो हमें जो पहला दिया गया वो इथाइलअमीन दिया गया, तो ये मुझे इथाइलअमीन दिया इन्होंने। इथाइलअमीन के बाद जो मुझे नेक्स्ट दिया गया है वो दिया गया है इस तरह से। अगर मैं देखूं 2 डिग्री अमीन है हमारे पास, यू कैन सी एन मिथाइलअमीन। क्लियर है आपको। थर्ड वन देखो तो मैं यहाँ पे मुझे डाइथाइलअमीन दिया गया, और लास्ट वन में मैं देखूं तो मुझे प्योर एनिलीन ही दिया गया। इन्होंने मेरे से ना पीकेपी वैल्यू पूछी है, तो मैं अब आपको पहले यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर सेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि पीकेपी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इनवर्स होता है बेसिसिटी के। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो आप सबको पता है कि लुईस बेस है, जैसा कि हमने पिछले केस में किया था। तो अगर ये लुईस बेस है तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी दैट विल बी बेस्ट वन, वो सबसे अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये वाला ग्रुप है इसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आई है, तो ये क्या करेगा नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। बट अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर एनिलीन का केस है तो जो लोन पेयर है यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगर मैं बोलूँ रिंग कर रहा है, रिंग -R ग्रुप का काम कर रहा है यहाँ पे, तो डेंसिटी को खींच रहा है। क्लियर, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ बेटे, मैं इसकी नहीं बात कर रहा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मिथाइल ग्रुप था वो +I का काम कर रहा था, तो डेंसिटी इंक्रीज कर रहा था। यानी यहाँ पे दो अपोजिट इफेक्ट लग रहे हैं। बट लेकिन मैं अगर इस केस में आऊँ तो यहाँ पे दोनों ही कौन से इफेक्ट है मेरे पास, +I है, तो दोनों ही डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। और इसमें मैं अगर आऊँ तो या फिर रेजोनेंस हो रही है, तो रेजोनेंस हो रही है तो अगेन रिंग का -R इफेक्ट है। तो अगर मैं अब यहाँ ध्यान से देखूं इस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि दोनों डोनेटिंग ग्रुप लगे। तो बेसिसिटी में इसको नंबर 1 मिलेगा, ये नंबर 1 मिला हमारे पास। फिर अगर मैं नंबर 2 पे आऊं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं बेशक यहाँ पे एक +I ग्रुप लगा है, बट लेकिन साथ में रिंग भी तो डेंसिटी खींच रही है रेजोनेंस की वजह से। बट इस केस में एक ही +I है, बट कोई खींचने वाला तो नहीं है जो उसकी डेंसिटी कम करे, तो इसलिए मैं इसके साथ नंबर 2 के साथ जाऊंगा। अब मैं अगर यहाँ पर आकर मेरे माइंड में थोड़ा डाउट आएगा कि यार मैं किसके साथ चलूं, तो अगर आप देखेंगे दोनों इफेक्ट तो सेम ही है, दोनों ने विड्रॉ किया इससे रिंग से, सॉरी नाइट्रोजन से डेंसिटी को, तो दोनों ही उसको लेस बेसिक बना रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो ग्रुप है +I ये डोनेशन कर रहा है, तो ये डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो क्योंकि ये ग्रुप थोड़ा बेटर इसको यू कैन से डेंसिटी दे रहा है, तो इसलिए मैं इसके नंबर 3 के साथ जाऊंगा और लास्ट वाले को मैं नंबर 4 दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो पीकेबी वैल्यूज होते हैं बेटा जी, दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ बेसिसिटी ऑर्डर। तो हमारे पास इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, एंड दिस विल गेट नंबर 4। तो इस तरह से आप अपना ऑर्डर सेट कर सकते हो इस केस के अंदर। क्लियर सबको। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। सेकंड में देखते हैं हम लोग कि सेकंड वन में हमारे पास क्या हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यहाँ पर इन्होंने हमसे पीकेबी वैल्यू नहीं पूछी, जस्ट हमसे पूछा बेसिक स्ट्रेंथ। तो मैं चाहूंगा कि इसको आप भी मेरे साथ करें। तो अगर आप देखें तो इस बार जो पहला पार्ट है वो एनिलीन ही दिया गया है, तो ये हमें एनिलीन दिया गया है। दूसरा पार्ट जो है सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, और एन के साथ 2 चिन्ह लगाए गए। थर्ड केस में मैं अगर देखूं तो मेरे को इस तरह से कंपाउंड दिया गया NH। लास्ट वन में देखूं तो मुझे ये कंपाउंड दिया गया CH3NH2। अब अगर आप मेरी बात सुने ध्यान से, इसमें तो अगेन रेजोनेंस होगी तो डेंसिटी को कम करेगा। अगर मैं इसमें देखूं तो इधर तो डेंसिटी कम हो रही है, पर यहाँ 2 +I ग्रुप्स भी तो लगे। यहाँ पर मैं देखूं तो प्योर दोनों ही +I ग्रुप्स लगे। इस केस में मैं देखूं तो +I है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा +I नहीं है, एक छोटा सा +I ग्रुप लगा है। तो हम लोग अब चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे ऑर्डर क्या सेट करना चाहिए। तो बेसिसिटी में सबसे पहला नंबर तो इसी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस की वजह से खींचने वाला तो नहीं था। क्लियर सबको। अब मैं अगर दूसरे नंबर पे आऊं तो मैं आपको 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप चेक करिए कि दूसरा नंबर किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटे, जो रेजोनेंस की वजह से डेंसिटी कम होती है वो इफेक्ट बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू आई इफेक्ट।
तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ डेंसिटी बहुत कम होगी, यहाँ भी कम होगी। बेशक यहाँ पे 2 प्लस आई लगे और अगर आप देखें 1 लगा है, पर लेकिन बेशक 1 लगा पर लेकिन कोई डेंसिटी खींच तो नहीं रहा रिंग जैसा बड़ा कंपाउंड जो माइनस आ रहा है स्ट्रॉन्ग में। तो इसलिए हमारे पास जो दूसरा नंबर रहेगा वो हम लोग इसको देंगे। फिर दोबारा मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर बेशक 2 प्लस आई थे लेकिन साथ में जो रिंग थी वो भी तो रेजोनेंस की वजह से डेंसिटी खींच रही थी और ये मच प्रोमिनेंट इफेक्ट इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो इसलिए आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दूसरा नंबर देना है वो मिथाइल अमीन को देना है। तो अब अगर मैं थर्ड नंबर की तरफ आऊँ तो थर्ड नंबर में मैं चेक करूँ तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ भी है, बट लेकिन यहाँ 2 प्लस आई भी तो है, इसलिए इसको नंबर 3 पे दूंगा मैं, इसको नंबर 4 दूंगा। तो ये आपका बेसिसिटी ऑर्डर सेट होगा। क्लियर? तो मैं अगर अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ देखूं, लेट अस सी क्या आ रहा है हमारे पास। तो नेक्स्ट में हमारे पास आया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑर्डर तो आप कर ही लोगे बेटा अरेंज ग्रेटर का निशान डाल के, तो मैं ऑर्डर नहीं बना रहा, मैं 1 2 3 4 लिख रहा हूँ, कोशिश करूंगा इस बार करूं भी आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए तो पहला तो हमें एनिलीन ही दिया गया है। तो अगर हमें एनिलीन दिया गया है तो ये जो मेरा कंपाउंड होता है बेटा जी, ये कंपाउंड मेरा एनिलीन होता है। ये एनिलीन हो गया मेरा। एनिलीन के बाद में सेकंड वन देखूं तो मुझे दिया गया है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये जो मेरा कंपाउंड रहेगा, ये कंपाउंड रहेगा मेरा पैरा नाइट्रो एनिलीन। थर्ड वन पे आऊं मैं तो मुझे दिया गया है पैरा टोल्यूडाइन। तो ये जो मेरा कंपाउंड रहेगा, ये कंपाउंड पैराटोल्यूडाइन रहेगा। तो अब आपने कुछ नहीं करना, बेसिक लगाना है लेटर्स। यहां पर भी डेंसिटी थी, यहां पर भी डेंसिटी थी, यहां पर भी डेंसिटी थी। यहां पर डेंसिटी कम हुई क्योंकि रिंग ने रेजोनेंस की वजह से उसको विड्रॉ किया। यहां पर भी डेंसिटी कम हुई क्योंकि रिंग तो थी, पर लेकिन एक बार और चीज देखिए ध्यान से, यहाँ पे NO2 ग्रुप भी लगा है जो -I भी है और -R ग्रुप भी है। तो ये रिंग तो खींच ही रहा था डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से, साथ में इसने भी खींचना शुरू कर दिया, तो उसकी तो डेंसिटी को बिल्कुल ही खाली बना देगा। बट लेकिन अगर आप थर्ड केस देखें, जो मिथाइल ग्रुप होता है इसके पास +I इफेक्ट भी होता है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी होता है। तो +I और हाइपर कंजुगेशन होने की वजह से बेशक रिंग रेजोनेंस की वजह से इसको डीएक्टिवेट करेगा, बट जो मिथाइल ग्रुप है वो साथ के साथ कुछ डेंसिटी भेज भी रहा है ड्यू टू +I और हाइपर कंजुगेशन। तो मैं अगर देखूं तो इस केस में जो डेंसिटी है वो थोड़ी सी जाती हुई नजर आ रही है, बाकियों में तो आती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए जो पहला नंबर मिलेगा वो इसको मिलेगा। दूसरा नंबर जो मिलेगा वो एनिलीन को मिलेगा क्योंकि उसमें सिर्फ रिंग की वजह से डेंसिटी कम हुई है, जबकि इस केस में तो 2 और विड्रॉइंग इफेक्ट लगे थे, तो इसको नंबर 3 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर चेक करूं, इसने क्या कहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास कैसे सेट करेंगे आप लोग, पैरा नाइट्रो एनिलीन लास्ट नंबर पे है, कर लोगे आप लोग, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी। फिर हमारे पास कौन आएगा, एनिलीन आएगा, और लास्ट में जो आएगा वो पैरा टोल्यूडाइन आएगा। तो ये आपका मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करके आपको ऑर्डर दिया। क्लियर? अब मूव टू बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, नहीं सॉरी इसी का बी पार्ट भी है, तो पहले इसका हमें एक बार बी पार्ट देखना पड़ेगा क्या कह रहे हैं। तो बी पार्ट में मैं बिल्कुल बुक की तरह ही लिख रहा हूं, मैं बना नहीं रहा स्ट्रक्चर। तो ये एनिलीन है हमारे पास। अगर फर्स्ट वन देखें आप लोग, ये देखें तो आपके पास यू कैन से एन मिथाइल एनिलीन है, CH3 ग्रुप लगा है। और यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास बेंजाइल है, वही जैसे हम लोग पहले कर रहे थे सेम चीज की तरफ चलेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे अगर देखूं तो सबसे पहले मेरी रेजोनेंस की वजह से डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर भी क्या रहेगी, रेजोनेंस रहेगी, बट साथ में कौन सा इफेक्ट आ गया, +I आ गया। ये जो ग्रुप होता है बेटा यहाँ पे रिंग डायरेक्ट अटैच नहीं है एन के साथ, अगर आप देखें एन के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं है तो यहाँ -R ग्रुप नहीं होता, बट लेकिन फिर भी ये जो इफेक्ट होता है यहाँ पे -I तो लगता ही है। तो आपने याद रखना है कि अगर एक कार्बन का गैप है रिंग के बीच में और ग्रुप के बीच में तो -I इफेक्ट लगता है। तो ये यहाँ से विड्रॉ तो करेगा, बट लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उनके केस में रिंग ने -R बन के खींच ली थी डेंसिटी। तो इसलिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इनके केस में तो -R इफेक्ट है, यहाँ नहीं है, तो इसलिए जो पहला नंबर हमें देना चाहिए, जो मुझे लग रहा है वो इसको देना चाहिए। बाकी मैं आपको टाइम देता हूँ 1 सेकंड का, आप सोचिए आपको क्या लगता है क्या ऑर्डर सेट हो।
सोचा आपने, जैसा मैंने आपको बताया था इसको नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई रेजोनेंस की वजह से लेने वाला नहीं है। अब नंबर 2 की बात करो तो अब नंबर 2 में देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसको नंबर 2 मिलेगा और इसको नंबर 3 मिलेगा। तो ये मैंने आपके लिए बेसिसिटी ऑर्डर सेट करके दिया। तो ये काफी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका एक तो श्योर है कि पेपर में इनमें से काफी कुछ आएगा। तो आई होप आप इसको बड़ा ध्यान से करेंगे। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, इन्होंने कहा है कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना इसको लिखना चाहिए कि गैस फेज है, वैसे नहीं लिखता, तो यहाँ इन्होंने लिखा है, तो थैंक यू इनका। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कंपाउंड दे रखा है मुझे, ये हो गया हमारे पास। तो अगर मैं अब यहाँ चेक करूँ तो क्या ऑर्डर सेट होगा, साफ दिखाई दे रहा है कि ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास, प्लस आई है। यहाँ मैं देखूँ तो मेरे पास 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं, यहाँ मैं देखूँ तो मेरे पास 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम लोग चेक करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है, 3 डिग्री के ऊपर है। तो मैं इसको नंबर 1 दूंगा, इसको मैं नंबर 2 दूंगा, इसको मैं नंबर 3 दूंगा, इसको मैं नंबर 4 दूंगा। तो अब आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे इसमें, अब आपको अपने आप आने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो बेसिसिटी नहीं पूछ रखी है, अब उसने थोड़ा चेंज किया है। उसने क्वेश्चन पूछा है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो अगर मैं पहला कंपाउंड देखूं तो मुझे यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, दूसरा मैं कंपाउंड देखूं तो मुझे दिया गया है, अगर मैं सही देख पा रहा हूं, सॉरी, 2 डिग्री अमाइन, ये दिया गया डाइमिथाइलमीन। थर्ड केस में मैं अगर देखूं तो मुझे 1 डिग्री अमाइन दिया गया। अब एक अच्छी चीज देखें, ऐसे नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट में आप अपनी पसंद से कोई कंपाउंड लिख दें, इनका जो मॉलिक्यूलर मास है नियर बाय सेम है। तो इसलिए ध्यान रखना होता है कि हम अपनी पसंद से नहीं लिख सकते, भी किसी को उठा के किसी से कंपेयर कर दो। तो मैं अगर यहाँ देखूं तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग मिल रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ भी कौन सी मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने आपको बताया था जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फैसला कैसे करें। तो हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो ग्रेटर होती है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन की बेटा 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज जो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जो अल्कोहल को नंबर मिलेगा वो 1 मिलेगा। इसके बाद डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो यहाँ पे n के साथ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहाँ पे 2 अटैच है। तो इस केस में जो मेरे पास होगा मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी ज्यादा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतनी आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसलिए इसको नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और इसको नंबर मिलेगा 3 मिलेगा। तो अगर मैं अभी यहाँ चेक करूं तो अल्कोहल को मुझे पहला नंबर देना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट वाइज, जो हमारे पास ये 1 डिग्री अमीन होगा, इसको दूसरा नंबर देना पड़ेगा, और ये जो होगा इसको नंबर 3 देना पड़ेगा। तो मूव टू नेक्स्ट, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखें तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी की बात की गई है। लेट अस सी कौन कौन है हमारे पास। एनिलीन दिया गया है, डाइथाइलमीन दिया गया है, और एक मेरे को इथाइलमीन दिया गया है। तो अगर मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं आपके साथ तो लेट अस सी कि क्या करना पड़ेगा हमें। एक बार हम ध्यान से देखते हैं इसको और फिर आगे चलते हैं। तो बोर्ड की तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बार देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर बेटा जी इसने सोल्युबिलिटी की बात की है। तो अगर मैं सोल्युबिलिटी वाइज देखूं तो मैंने कहा था कि जितना बड़ा आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा उतनी सोल्युबिलिटी वीक होगी। क्लियर। तो अगर मैं इस पार्ट में देखूं तो ये मेरे पास कितने डिग्री अमाइन दी गई है, 2 डिग्री अमाइन दी। ये मेरे पास कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। ये कितने डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। तो एक बात तो श्योर है हमें कि जो 1 डिग्री अमाइन होती है उसके अंदर आपके पास यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे मेरे पास
इन दोनों के अंदर इस 2 डिग्री अमाइन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए थी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर क्या सेट होना चाहिए, तो ये तो एरोमेटिक है, ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है तो बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल वीक होगी, तो इसलिए इसको तो नंबर 3 दिया जाएगा। क्लियर। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये आपका इथाइल पार्ट है, ये भी इथाइल पार्ट है, बट लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर है। तो जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रेटर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, इसलिए जो पहला नंबर दिया जाएगा वो इथाइलमीन को दिया जाएगा, दूसरा नंबर जो दिया जाएगा वो डाइथाइलमीन को दिया जाएगा, और जो थर्ड दिया जाएगा वो एनिलीन को दिया जाएगा। तो ये मैंने आपका कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर यू कैन से 4th। अब क्वेश्चन नंबर 5th पे आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस सी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर हमारे पास। तो इनका यहाँ पर कहना है कि हाउ विल यू कन्वर्ट। तो बेटा जी हमारे पास कन्वर्जन आ गई, तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है कन्वर्जन कैसे किए जाते हैं। तो मैंने आपको मेथड्स बताए थे कि अगर मान लीजिए आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं तो आप लोग साइनाइड मेथड यूज कर सकते हो, वुड्स रिएक्शन यूज कर सकते हो, ग्रिग्नार्ड के थ्रू जा सकते हो, और अगर कार्बन कम करने हैं तो होफमैन ब्रोमामाइड कर सकते हो आप लोग। क्लियर। या डीकार्बोक्सिलेशन भी मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो लेट अस सी क्या करना है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है कि वी हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड दिया गया है हमें, एंड इथेनोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन के अंदर। तो सबसे पहले बेटे आप क्या करें कन्वर्जन में, सबसे पहले आप अपना एम बनाएं। यहाँ मैं अपना एम बना रहा हूँ, जैसे कि ध्यान से देखना मैं कैसे कन्वर्जन कर रहा हूँ। ये मेरा एम हो गया कि ये मेरा इथेनोइक एसिड है और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिथाइलअमीन के अंदर, ये मेरा मिथाइलअमीन हो गया। क्लियर। तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि मुझे ये कन्वर्जन करना है। पहले आप कार्बन चेक करें कि मेरा जो रिएक्टेंट है उसमें 2 कार्बन है और मेरे प्रोडक्ट में 1 कार्बन है, तो यानी मुझे नंबर ऑफ कार्बन कम करने हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कार्बन कम करने का मेथड होता है या तो डीकार्बोक्सिलेशन करें, वो नॉर्मली तब करना जब अल्कोहल का केस हो। तो यहाँ पे हमें होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करनी पड़ेगी। तो उस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मैं अब इसको ऐसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप इसको अमोनिया के साथ हीट कर दें। अमोनिया लीजिए आप और उसके साथ इसको हीट कर दीजिए अमोनिया सॉल्यूशन के प्रेजेंस के अंदर। तो अब बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग तरीके होते हैं, पहले कई बार इसको क्लोराइड में बदल रहे होते हैं वो लोग, हमें नहीं चाहिए, हम डायरेक्ट अमोनिया के साथ हीट करें। तो जब कार्बोक्सिलिक अमोनिया के साथ हीट होता है तो यहाँ वाटर निकलता है, इधर से OH ग्रुप जाता है, इधर से H ग्रुप जाता है, तो ये आपका अमाइड बनेगा। तो ये हमारा अमाइड बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड होता है इसको मैं अमाइड बोलता हूँ। तो मेरे माइंड में हमेशा सेट रहना चाहिए कि मैं जब कार्बोक्सिलिक को अमीन से ट्रीट करूंगा तो अमाइड बनेगा। कितने कार्बन का अमाइड बने, 2 का। तो यहाँ पर जो नाम होता है इसका कॉमन नेम वो एसिटामाइड होता है। तो अब अगर आप यहाँ देखिए हमारे पास 2 कार्बन है और मुझे 1 वाले में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम लोग यहाँ पे होफमैन रिएक्शन लगाते हैं बेटे, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो उसमें आपने इसमें ये नहीं करना होता कन्वर्जेंस में कि पूरी रिएक्शन लिखनी है, सिर्फ यू हैव टू राइट रिएजेंट। तो जैसे मैंने Br2 लिखा KOH अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो इसके बाद हमें कुछ नहीं लिखना। जिन बच्चों को होफमैन ब्रोमामाइड आती है उन्हें क्लियरिटी है कि यहाँ क्या होगा, और थोड़ी देर के बाद ये आने भी वाली है क्वेश्चन नंबर 7th में, तो मैं वहां आपको डिटेल बता दूंगा। तो डायरेक्ट इसमें क्या होता है, कार्बन कम हो जाता है कार्बोनाइल वाला। तो ये पहला कन्वर्जन था, सिर्फ 2 स्टेप में किया आपने। सेकंड पे आते हैं, लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन में क्या है। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसका कहना है कि हेक्सेन नाइट्राइल, बटे हेक्साइन नाइट्राइल में 6 कार्बन होंगे आपके पास। ये 5 तो मेरे पास यही हो गए, और जो 6th नंबर कार्बन होगा वो साइनाइड होगा। तो ये जो कंपाउंड होता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज हेक्सेन 1 नाइट्राइल भी बोल सकते हो, या आप लोग इसको हेक्सेन नाइट्राइल बोल दीजिए। अब मैं अगर यहाँ ध्यान से देखूं, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 1 अमीनो पेंटीन, ये कन्वर्ट करना है इस तरह के कंपाउंड में। तो अगर आप यहां देखें कितने कार्बन थे, 1 + 4 5 + 1 6। यहां मीन में देखें तो कितने, 1 + 4 5। तो यानी मुझे 6 कार्बन से किस पे जाना है, अगेन 5 पे। तो सेम मेथड यूज करना। अब मैं आपको यहाँ पे एक और अच्छी चीज बताना चाहूंगा।
कि साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो बेटे दो हाइड्रोलिसिस होती है, एक तो होती है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। आप ऐसे लिखेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पे शो कर देना है इंग्लिश में कि हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस की। तो जब आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये अमाइड बनेगा हमारे पास, अमाइड। और जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है, अगर आप इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, मैंने आपको बताया था। तो इधर H आएगा, इधर O आएगा, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसकी बजाय आप ऐसे करने की बजाय मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि आप एक ही बार में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखें, मिनटू से कि आप यहीं पे H2O/H+ लिखिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये अगेन आपका क्या बनेगा, जैसे पिछले केस में बना था अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे इसको, जैसे पिछले केस में किया था, अमोनिया के साथ ट्रीट कर देंगे। अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद बेटे क्या बनेगा, ये अमाइड बनेगा। अगर आप अब इसको अमाइड को फर्दर, वही जैसे मैंने बताया था होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहल के साथ ट्रीट करेंगे, ये ग्रुप उड़ेगा आपका। तो आप जब एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे ये चीजें बार बार आएंगी और आपको बड़ा आसान लगेंगे। देखिए मैं कितना आराम से कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ। तो आपने भी एक बार अच्छे से मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो डालूंगा आपके लिए जिसमें मैं आपको कन्वर्जन के मेथड सिखाऊं। तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ अगर चले तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है मिथेनॉल को इथेनोइक एसिड, ये आपका कन्वर्जन है। अब अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो हमें कार्बन बढ़ाने हैं, तो मैं अब आपके साथ में एक बार साइनाइड मेथड डिस्कस करना चाहूंगा, या पूरा साइनाइड मेथड ही लग रहा है हमारा। तो साइनाइड मेथड भी तब यूज करते हैं जब हमें एक कार्बन बढ़ाना। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, यहाँ पे दो है, तो हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, पहले इसको ब्रोमो में बदल देते हैं। जैसे कि हमने फॉस्फोरस लिया ब्रोमीन की प्रेजेंस में, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये मेरा मिथाइल ब्रोमाइड बन गया CH3Br। फिर हम लोग बेटा जी क्या करते हैं, साइनाइड मेथड में इसको ट्रीट कर देते हैं KCN अल्कोहल के साथ। जब आप इसको KCN अल्कोहल के साथ ट्रीट करोगे तो ये आपका मिथाइल साइनाइड बन जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, कौन सी हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद यू विल गेट योर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका मेथड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, क्लियर। अब मूव टू नेक्स्ट वन, अगला कन्वर्जन देखिए। नेक्स्ट कन्वर्जन में क्या करें, इनका कहना है कि इथेनामाइन इनटू मिथेनामाइन। ये कन्वर्जन करना है आपको। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं ज्यादा हो रहे हैं, एक बार चेक करके बताइए मुझे। तो आप पाओगे नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कम में तो मैंने दो ही मेथड सिखाए हैं आपको, या तो होफमैन ब्रोमामाइड लगाओ या फिर आप लोग अपना डीकार्बोक्सिलेशन करो। तो मैं होफमैन ही अप्लाई कर रहा हूँ इस पे। तो होफमैन में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में बेसिकली पहले इसको अल्कोहल में ले जाते हैं नाइट्रस एसिड से ट्रीट करके, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेपरेशन टेस्ट में भी बताया था। तो ये जो मेरा बॉन्ड है 3 जगह से ब्रेक होगा, OH N और O। तो ये आपको अल्कोहल मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मिल गया मुझे अल्कोहल। कितने डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। अब कोई भी कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, जैसे मैंने KMnO4 यूज किया बेसिक मीडियम के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ यूज करूंगा तो ये विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैंने आपको बताया था कि होफमैन ब्रोमामाइड तो अमाइड पे लगेगा। तो अगेन सिंपल, अब इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करिए एक्वस के साथ, ये हिट किया हमने तो हमारे पास अमाइड बना, ये अमाइड बना। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर देंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH अल्कोहल के साथ। ये हमारा दूध निकलेगा, तो ये आपका मिथाइल अमीन बन जाएगा। क्लियर सबको। अब नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अगर मैं अगला कन्वर्जन देखूं
तो वी हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमें कन्वर्जन करना है इथेनोइक इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो लेट अस सी क्या करना है हमें। अगर आप ध्यान से देखिए नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कितने कार्बन इंक्रीज करने हैं? एक। तो कैसे करेंगे? अब मेरे पास मेथड्स तो यार अगर मैं देखूं तो साइनाइड मेथड अप्लाई कर सकता हूं, एक कार्बन इंक्रीज करना है, बट लेकिन साइनाइड अप्लाई कैसे करूं? या तो पहले ही कार्बोक्सिलिक है, या फिर मैं ग्रिग्नार्ड के थ्रू जा सकता हूं, फिर उसके लिए भी इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं साइनाइड ही अप्लाई कर रहा हूं। लेट अस सी कैसे। वैसे केस में आप क्या करें, पहले इसकी रिडक्शन कर लीजिए। ये जो कंपाउंड था इसकी रिडक्शन कर लें, और रिडक्शन आप लोगों को अच्छे से आती है कि हम लोग कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। तो जैसे मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस भी कई बुक्स में शो कर देते हैं, कई बुक्स में हाइड्रोलाइज भी किया होता है, तो एक ही बात है, उसमें ऐसा कोई हमें नहीं होगा। तो मैं अगर अब आप लोगों से पूछूं कि मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या होगा, आप एक बार सोचिए ध्यान से। हमारे पास ये आ जाएगा एल्कोहल रिडक्शन होने के बाद 1 डिग्री एल्कोहल आ गया। उसके बाद तो रास्ता आपका जाना पहचाना है। हम लोग पहले इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ब्रोमो के अंदर। तो ये मेरा प्रोडक्ट बना ब्रोम। फिर मैं इसके ऊपर साइनाइड मेथड लगाऊंगा KCN अल्कोहल के साथ डायरेक्ट, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना। और लास्ट में मैं इसकी क्या करूंगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इन लास्ट आई विल डू कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो आई होप आप इसको कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे इथेनोइक को प्रोपेनोइक में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट मेथड देखिए, अगला जो कन्वर्जन का मेथड है क्या कहता है, इसमें हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है कि वी हैव टू कन्वर्ट मिथेनामाइन। मिथेनामाइन दिया गया बेटा जी मुझे, और मिथेनामाइन को मुझे कन्वर्ट करना है इथेनामाइन के अंदर, यानी मुझे एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो मैं 1 मिनट के लिए डाल रहा हूं, जब तक आप लोग इसको सोचिए। बोर्ड पर ही मैं आपके साथ, सोचो बेटा क्या करना है। पहले चेक करो कितने कार्बन बढ़ाने हैं हमें, एक कार्बन इंक्रीज करना है ना। तो जब एक कार्बन इंक्रीज करना होता है बेटा जी, तो फिर आप लोग कौन सा मेथड है हमारा फेवरेट जो हम बड़ी देर से लगा रहे हैं, हम लोग साइनाइड मेथड से चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप अब भी साइनाइड मेथड ही अप्लाई करें, पर साइनाइड के लिए पहले इसको मुझे ब्रोमो में बदलना पड़ेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसको नाइट्रस से ट्रीट कर दो एक बार। लेट अस ट्रीट विद नाइट्रस, देखते हैं क्या होता है, बनती है क्या सिचुएशन। लेट अस सी। तो मैंने आपके लिए ट्रीट किया इसको नाइट्रस के साथ HON, फिर वही ब्रेक हुआ। अब यहां पर जब आपने नाइट्रस से इसको ट्रीट किया तो ये अल्कोहल में आ गया, क्योंकि मैंने आपको पीछे अभी सिखाया था जब मैं आपको टेस्ट भी करवा रहा था कि नाइट्रस से ट्रीट करने पे अल्कोहल बन जाता है। अब फिर फर्दर क्या करना है, इसको ट्रीट करना है P4Br2 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा ये आपका, जैसे पहले केस में बना था मिथाइल ब्रोमाइड बना। अब साइनाइड मेथड आप लोगों को मेरे से अच्छा आने लग गया, KCN अल्कोहल से ट्रीट करिए। अब आपने क्या करना है, अब यहां पर आपने थोड़ी सी वेट करना है। ये मेथड करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर ए व्हाइल, थोड़ा वेट करिए। अब हम लोग इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते पहले की तरह, फिर तो कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। फिर मैं क्या करूं, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और मैंने हमेशा सिखाया कि पाई बॉन्ड एडिशन करता है तो अब रिडक्शन करेगा। कोई भी रिड्यूसिंग यूज करो, तो क्योंकि मैंने पहले भी यूज किया था तो मैं अब फिर वही वाला रिड्यूसिंग यूज कर रहा हूं। तो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, एक एच इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर लगेगा, तो ये हमारा इथाइलअमीन बन जाता है। क्लियर सबको? आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, बट लेकिन थोड़ी दिक्कत भी हो रही होगी। तो इसके लिए पहले आपको मेथड से एक बार पढ़ने पड़ेंगे, फिर आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो वो मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो इसकी दूं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर वैसे 7th पे सॉरी मैं अगर यहां देखूं तो मुझे क्या दिया गया है, नाइट्रोमीथेन, और मुझे नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डाई मिथाइल अमीन के अंदर। तो मुझे ये कन्वर्ट करना है इसमें। क्लियर? अब मुझे एक तो साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे कार्बन भी बढ़ाना है, अमीन की डिग्री भी चेंज करनी है। तो हम लोग क्या करें इसमें,
इसमें कुछ नहीं करना बेटे। तो यहाँ पे आपको होफमैन अमोनोलिसिस कराई जाती थी। तो होफमैन अमोनोलिसिस ये देखिए कैसे, आप पहले यहाँ पे रिडक्शन कर दीजिए। ये बन गया हमारा मिथाइल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ट्रीट करूंगा मिथाइल क्लोराइड के साथ। सिंपल होफमैन अमोनोलिसिस सिंगल स्टेप तक। तो क्या होता था बेटे, ये अटैक करता था, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एन के ऊपर कैसा चार्ज जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से एन और एच का एक बॉन्ड एन पे शिफ्ट होगा। तो साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया, HCl आपका, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा कौन बनेगा, डाई मिथाइल अमीन। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्जन को कर सकते हो। अब आ जाइए बेटे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 8 जो कन्वर्जन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये सिर्फ मैं आपको बताऊंगा और करोगे आप लोग अब खुद। ये प्रोपेनोइक एसिड है एंड वी हैव टू कन्वर्ट प्रोपेनोइक इनटू इथेनोइक। तो लेट अस सी फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ। कुछ भी नहीं करना, नथिंग। होफमैन ब्रोमामाइड हमें आता है, पहले इसको अमोनिया के साथ ट्रीट कर देंगे, डेल्टा कर दीजिए। गैस भी ले सकते हैं, कई बुक्स में गैस ले रखा होगा, तो एक ही बात पड़ेगी। तो ये हमारा अमाइड बन गया। और उसके बाद मैं गलती से कर बैठा, फिर हमें क्या करना है, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्लियर। तो जब होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले किधर है, इथाइल आएगा, इथाइल अमीन से एल्कोहल, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन। तो आप जो रास्ता चाहे वो रास्ता पकड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको कन्वर्जन आएंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13.6 की तरफ। कह रहे हैं कि डिस्क्राइब ए मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो मैं यहाँ पे ना आपको, मैंने जैसे पहले वादा किया था कि हिंसबर्ग टेस्ट आएगा तो हिंसबर्ग करवाऊंगा, तो मैं अब आपको यहाँ हिंसबर्ग करवा देता हूँ, उसकी मदद से सब सेपरेट हो। तो मैं यहाँ पे आपको हिंसबर्ग टेस्ट करके बता रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हमें क्या करना था बेटे, हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर ये हमें 1 डिग्री अमाइन दी गई, तो लेट करो ये मेरा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। और ये मुझे दिया गया है 2 डिग्री अमाइन, ये मेरा 2 डिग्री अमाइन, लास्ट में मुझे दिया गया है 3 डिग्री अमाइन। तो मैं क्या करूंगा, जिन 3 ट्यूब्स के अंदर मेरे पास अमाइन है, तीनों में मैं हिंसबर्ग रिएजेंट डालूंगा। तो बेटा जी इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड होता है दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो मैं मैकेनिज्म में तो नहीं जाना चाहूंगा डिटेल में, वरना किसी दिन करवाते हैं आपको। तो यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकल जाता है HCl, तो ऐसे मार्क करने की आदत डालिए साइड प्रोडक्ट्स को। तो ये साइड प्रोडक्ट निकला मेरा HCl, तो ये मेरा मेन प्रोडक्ट बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। ये जो मेरा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम होता है एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मेरा कंपाउंड है। क्लियर सबको। अब लेट करो 2 डिग्री में भी इसको डालते हैं। ये मैंने लिया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्लियर। फिर क्या निकलेगा, HCl। कंपाउंड क्या बनेगा, लेट अस सी, देखिए ध्यान से एक बार। ये मेरे पास बनी रिंग, ये मेरे पास बना मेरा कंपाउंड, क्योंकि 2 R थे ना तो 2 R लग जाएंगे। इसको बोला जाएगा एन डाइअल्काइल। इसके पीछे का रीजन देखिए, इसको एन डाइअल्काइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 चेन लगे। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, एन डाइअल्काइल के बाद अगर मैं देखूं तो बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मेरा कंपाउंड बना एन डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्लियर बेटा जी। अब फर्दर मैं आता हूं इधर,
3 डिग्री, ये मैंने 3 डिग्री लिया। 3 डिग्री में नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ब्लॉक हो चुकी होगी। फर्दर चलते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरे को उस तरह लेके चलता हूं। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ग्रुप है ना मेरा सल्फोनाइल ग्रुप जिसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये N से विड्रॉ करेगा, NH से विड्रॉ करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगी ये एसिडिक नेचर की होगी। कैसे नेचर की होगी? एसिडिक नेचर की होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे बेस डालेंगे, जैसे मैंने बेस के तौर पे KOH लिया, तो ये यहाँ से H+ रिलीज कर देगा, और जो आपका एक कंपाउंड होगा ये कंपाउंड हमारा एक सोल्ट बन जाता है। यहाँ से ये सोल्ट बनता है, क्लियर। और ये जो सोल्ट बनता है बेटे, ये इसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर KOH के अंदर ही सॉल्युबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सोल्ट सॉल्युबल इन एल्कली। तो अगर मान लीजिए आपने ट्यूब ली और ट्यूब के अंदर आपके पास सोल्ट बन गया, और धीरे धीरे जैसे आपने उसको हिलाना शुरू किया वो पूरा डिसोल्व हो गया, गायब हो गया, तो फिर तो वो 1 डिग्री है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे आप लोग लेंगे तो यहाँ पर भी फर्दर रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए विड्रॉइंग तो है पर लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो चुकी होती है आपकी, आगे नहीं चल रही होती, तो वो 2 डिग्री अमाइन बनेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। तो ये एल्कली में सॉल्युबल नहीं होता। तो ये जो हमारा टेस्ट होता है ये टेस्ट कहलाता है हिंसबर्ग। तो मैंने अब आपको चारों टेस्ट करवा दिए धीरे धीरे, तो आप अब उनको इकट्ठा अप्लाई कर सकते हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आता हूं। तो मैं आपको बड़ा जल्दी मिलता हूं। होप आप लोगों को ये वीडियोस बेनिफिट दे रही होंगी। फिर भी अगर आपको कोई पार्ट चाहिए, कुछ समझना हो, तो कोई बच्चा मेरे पास चाहे ना पढ़ता हो, छोटा मोटा डाउट हो, कोई नोट्स चाहिए, आप मेरे पास कभी भी आ सकते हो। हमेशा आपका स्वागत रहे।